हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ऑन चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग साइंस के मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर करेंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं, जो आज आप लोगों का साइंस का एग्ज़ाम है, तो मैं इसी को मद्देनज़र रखते हुए, ध्यान में रखते हुए मैं ये वीडियो लाया हूँ। यहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कराया जाएगा, और अगर आप इसको देख करके चले आते हैं तो आपका 20 से 30 नंबर तो इसी से ही पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश का परावर्तन हो या फिर प्रकाश का अपवर्तन हो, दोनों के ही दो नियम होते हैं, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा होता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा उल्टा होता है, जबकि आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा क्या होता है? सीधा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या यानी कि आर, उसकी फोकस दूरी यानी कि एफ की होती है। तो गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या यानी आर उसकी फोकस दूरी की होती है, तो एफ इक्वल टू होता है आर अपॉन 2। तो यहाँ पे देख लेंगे कौन सा रिलेशन दिया हुआ है, आधी, यानी कि फोकस दूरी की आधी होती है, तो फोकस दूरी की आधी ये नहीं हो गई, ये तो त्रिज्या फोकस दूरी की दुगुनी हो जाएगी। यहाँ पे दे रहा है बराबर, बराबर तो होगा नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? दुगुनी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सौर भट्टियों में किस दर्पण का उपयोग होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सौर भट्टियों में किस दर्पण का उपयोग होता है? तो सौर भट्टियों में जो दर्पण यूज होता है वो है अवतल दर्पण, यानी कि कॉनकेव मिरर होता है, जबकि साइड मिरर के रूप में वाहनों में जो होता है वो होता है उत्तल दर्पण। तो ध्यान रखेंगे आप इसको। और डॉक्टर जो यूज़ करते हैं, डॉक्टर कान नाक का डॉक्टर, तो वो भी अवतल दर्पण का ही यूज़ करते हैं, तो आप इसको ज़रूर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, निम्न में दर्पण सूत्र यानी कि मिरर फॉर्मूला नहीं है, इनमें से कौन सा मिरर फॉर्मूला नहीं है? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मिरर फॉर्मूला, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ए नंबर में है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। बी नंबर में है 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f, और सी नंबर में है 1/f माइनस 1/u इक्वल टू 1/v। तो जैसे हम लोग जानते हैं 1/v प्लस 1/u बराबर हो जाता है 1/f, ये यहाँ पे हो जाता है, तो क्या हो जाएगा? 5 का सी, सॉरी 5 का 1/v माइनस 1/u इक्वल टू हो जाता है 1/f। तो यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से कोई भी ऑप्शन यहाँ पे राइट दिया हुआ नहीं है। तो आप ध्यान रखेंगे, मिरर फॉर्मूला क्या होता है? 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, छठा नंबर क्वेश्चन, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी निकालें जिसकी वक्रता त्रिज्या 36 सेंटीमीटर हो, यानी कि आर दिया हुआ है आपका 36 सेंटीमीटर, और इसका फोकस दूरी, तो एफ इक्वल टू जानते हैं हम लोग आर अपॉन 2 होता है, यानी कि 36/2 18 होना चाहिए, लेकिन बोल रहा है अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी हो जाएगी वो पॉजिटिव हो जाएगी, तो यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 सेंटीमीटर, जबकि यहाँ पे -18 सेंटीमीटर भी दिया हुआ है। तो ये कब होता है? जब यहाँ पे उत्तल दर्पण रहता है, यानी कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या ये सब क्या होती है? पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। तो आप इसको ज़रूर ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निर्वात या मुक्त आकाश में प्रकाश की चाल होती है। निर्वात या शून्य या मुक्त आकाश में प्रकाश की चाल होती है, तो हम लोग जानते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ये होता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, बोल रहा है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, जबकि हम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यहाँ बोल रहा है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। अगला है 30 करोड़ मीटर पर सेकेंड, और सी नंबर में है दोनों। तो आप अगर इसको किलोमीटर में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 3 × 10⁵ मीटर पर किलोमीटर पर सेकेंड हो जाएगा। अगर किलोमीटर में चेंज करना चाहें तो 1000 से डिवाइड हो जाएगा, 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड हो जाएगा, यानी कि 3 × 10⁵ कितना होता है? 3 लाख होता है। तो ये ए नंबर भी सही है। उसके बाद 30 करोड़ मीटर पर सेकेंड, यानी कि इसको अगर हम देखेंगे तो ये 30 किलोमीटर पर सेकेंड है, ये भी सही है। कहने का मतलब इसमें दोनों ऑप्शन सही है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, हीरा का अपवर्तनांक होता है, तो यहाँ पे जितना भी
क्वेश्चंस बताया रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूरे बुक को बिल्कुल अच्छी तरह से देख करके तब बनाया गया है क्वेश्चन। तो हीरा का अपवर्तनांक 8 नंबर में पूछा रहा है, हीरा का अपवर्तनांक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 2.42। 2.42 होता है हीरा का अपवर्तनांक। नेक्स्ट है स्नेल का नियम संबंधित है। स्नेल का नियम किससे संबंधित है? तो काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है जो अपवर्तन से है कि परावर्तन से है, तो आप इसको जरूर ध्यान रखेंगे। 9 नंबर का हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि अपवर्तन से। स्नेल का नियम जो संबंधित है वो अपवर्तन का दूसरा नियम से है। अपवर्तन में जैसे कि जानते हैं 2 नियम होता है तो उसका दूसरा नियम से प्रकाश का अपवर्तन संबंधित है। नेक्स्ट है प्रिज्म का अपवर्तक कौन होता है? प्रिज्म का अपवर्तक कौन होता है? 10 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 60 डिग्री। अगला क्वेश्चन, लेंस की क्षमता यानी कि पावर ऑफ लेंस का एसआई मात्रक होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1/मीटर। 1/मीटर को मीटर पे पावर -1 भी लिखा जाता है, मीटर इनवर्स भी लिखा जाता है। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है 1/मीटर। तो ध्यान रखेंगे, अगर 1/मीटर नहीं रहे तो लास्ट में आपको लगाना है डायोप्टर, लेकिन अगर 1/मीटर दिया हुआ रहे तो 1/मीटर या मीटर इनवर्स ही आपको टिक करना है, उसी पर गोला करना है। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक हो जाएगा 1/मीटर। अगला क्वेश्चन कह रहा है नेत्र गोलक का व्यास होता है। नेत्र गोलक का व्यास यानी कि आई बॉल जो होता है उसका व्यास होता है, तो यहाँ पे 12 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2.3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे, यूनिट पर ज़रूर ध्यान रखेंगे। सेंटीमीटर में होगा यूनिट यानी कि 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर, इसको आप 0.25 मीटर भी कह सकते हैं। आप इसको 0.25 मीटर भी कह सकते हैं, तो आप इसको ज़रूर ध्यान रखना है। तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी हो जाती है 25 सेंटीमीटर। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए उपयुक्त होता है। निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए उपयुक्त होता है, तो बच्चों में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है जो निकट के लिए क्या होता है और दूर के लिए क्या होता है। तो निकट में देखेंगे, निकट में 3 अक्षर है, 3 अक्षर है, तो 3 अक्षर का जो आंसर हो जाएगा वो 4 अक्षर के साथ हो जाएगा। वहीं पे अगर दूर की बात करें तो दूर में 2 ही अक्षर है, द और र, तो ये 2 अक्षर है, तो इसके आगे 3 अक्षर के साथ इसका मेल हो जाएगा। यानी कि निकट दृष्टि दोष अगर पूछा जाए तो इसका उपचार के लिए होता है अवतल लेंस, और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस। आप इसको ज़रूर ध्यान रखेंगे। अगला प्राथमिक रंग नहीं है, तो प्राथमिक रंग पहले देख लेते हैं कौन कौन है। तो इसके लिए शॉर्ट ट्रिक होता है RBG। RBG यानी कि रेड ब्लू ग्रीन। रेड ब्लू ग्रीन ये प्राथमिक कलर होता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे रेड दिया हुआ है, ग्रीन दिया हुआ है, यहाँ ब्लैक दिया हुआ है, यहाँ ब्लू दिया हुआ है, तो यहाँ पे ब्लैक नहीं होता है, यानी कि ब्लैक प्राथमिक रंग नहीं होता है, जबकि प्राथमिक रंग होता है रेड यानी कि लाल, ब्लू यानी कि नीला, और ग्रीन यानी कि हरा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप इसको ज़रूर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है 1 नैनोमीटर बराबर होता है। 1 नैनोमीटर बराबर होता है, तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 10⁻⁹ मीटर, यानी कि 10 पे पावर -9 मीटर होता है 1 नैनोमीटर का मान। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कह रहा है किस वर्ण का विचलन सबसे अधिक होता है। तो किस वर्ण का विचलन सबसे अधिक होता है, यानी कि जिस वर्ण का जो है तरंग दैर्ध्य सबसे कम होगा उसी का विचलन सबसे ज़्यादा होगा। तो हम लोग जानते हैं लाल का तरंग दैर्ध्य बहुत ही ज़्यादा होता है, विब ग्योर जो हम लोग याद रखे हैं, तो सबसे कम होता है वायलेट का यानी कि बैगनी का, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि बैगनी। 17 नंबर का सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है प्रिज्म में कितने सतह होती है। प्रिज्म में कितने सतह होते हैं, तो ध्यान रखना है 5। प्रिज्म में कितने सतह होते हैं, तो 5 सतह होते हैं। नेक्स्ट है आवेश के परिमाण का SI मात्रक होता है। आवेश के परिमाण का SI मात्रक होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि कूलम। आवेश के परिमाण का SI मात्रक हो जाता है कूलम, तो आप इसको ज़रूर ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 1 वोल्ट डैश के बराबर होता है। 1 वोल्ट डैश के बराबर होता है, तो यहाँ पे 20 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1 जूल पर कूलम। 1 जूल पर कूलम 1 वोल्ट के बराबर होता है। नेक्स्ट है समांतर क्रम में डैश को जोड़ा था, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समांतर क्रम में डैश को जोड़ा जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा वोल्ट मीटर, यानी कि समांतर क्रम में वोल्ट मीटर को जोड़ा जाता है।
नेक्स्ट है प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक होता है। प्रतिरोध का अगर एसआई मात्रक बोला जाए तो ओम, लेकिन प्रतिरोधकता बोल रहा है तो ओम मीटर, जबकि ये है एम्पियर मीटर, यानी कि ओम मीटर प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक होता है, जबकि प्रतिरोध को पूछा जाए तो ओम हो जाएगा। और आवेश का पूछा जाएगा अन्य मात्रक तो ये एम्पियर मीटर। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ओम मीटर, यानी कि 22 का बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो वोल्ट मीटर, अगर यहीं पे श्रेणी क्रम में बोला जाएगा तो आमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक कैलोरी कितना जूल के बराबर होता है। एक कैलोरी कितना जूल के बराबर होता है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 4.2 जूल। 4.2 जूल या 4.20 जूल, एक ही चीज़ है दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोल रहा है किलोवाट आवर यानी कि KWH मात्रक है। KWH यानी किलोवाट आवर मात्रक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऊर्जा का, एनर्जी का। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको ज़रूर ध्यान रखेंगे। KWH जो मात्रक है किलोवाट घंटा, वो ऊर्जा का मात्रक है। नेक्स्ट है 1 किलोवाट आवर किसके बराबर होता है। 1 किलोवाट आवर किसके बराबर होता है, तो ये जो होता है 3.6 गुना 10⁻6 जूल, लेकिन इसको हम लिख सकते हैं 0.36 मल्टीप्लाई 10⁻7 जूल, और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 36 गुना 10⁻5 जूल, यानी कि इसमें से सभी हो जाएगा। जबकि जो ऑप्शन में रहता है वो ज़्यादातर बी नंबर रहता है, ये सारा ऑप्शन में नहीं रहता है। कहने का मतलब है इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, ए नंबर और सी नंबर के रूप में भी लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑल, लेकिन आपको इसको ज़रूर ध्यान रखना है, 1 किलोवाट आवर जो होता है वो 3.6 गुना 10⁻6 जूल के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है नाइक्रोम में क्या नहीं होता है। नाइक्रोम में क्या नहीं होता है तो नाइक्रोम में निकेल होता है, क्रोमियम होता है, आयरन होता है, जबकि कोबाल्ट नहीं होता है। नाइक्रोम में निकेल, क्रोमियम, लोहा ये सब होता है, लेकिन कोबाल्ट नहीं होता है। नाइक्रोम इस तरह से NiCHROME, यानी N से हो गया निकल, I से आयरन, क्रोम से क्रोमियम, क्रो से क्रोमियम और M से मैग्नीज, ये चारों चीज़ इसमें पाया जाता है। विद्युत बल्ब का तंतु यानी फिलामेंट बना होता है, तो आप सभी जानते होंगे विद्युत बल्ब का तंतु यानी फिलामेंट जो बना होता है वो किसका बना होता है, टंगस्टन का, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, यदि एक तार से 15 मिनट में 450 कूलम आवेश प्रवाहित हो तो विद्युत धारा का मान क्या होगा। यदि एक तार से 15 मिनट में 450 कूलम आवेश प्रवाहित हो तो विद्युत धारा का मान क्या होगा, तो आप यहाँ पे इसको निकाल सकते हैं। 28 नंबर का आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि 0.5 एम्पियर। 0.5 एम्पियर, तो विद्युत धारा आई इक्वल टू होता है आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी, यानी कि क्यू हो जाएगा 450 अपॉन टी 15, तो ये मिनट में है, इसको अगर सेकेंड में चेंज करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 450 बटे 15 गुना 60 हो जाएगा, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 15 या 45, 3 दूनी 6, यानी कि 1/2, 1/2 यानी कि 0.5 एम्पियर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं क्या कह रहा है, इस्पात का उपयोग डैश चुंबक बनाने में किया जाता है। इस्पात का उपयोग, तो ध्यान रखेंगे इस्पात का उपयोग जो होता है वो अस्थायी चुंबक बनाने में किया जाता है। इस्पात का उपयोग अस्थायी चुंबक बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट, विद्युत धारा सूचित करने वाली युक्ति है। विद्युत धारा सूचित करने वाली युक्ति, यहाँ पे मापने वाली युक्ति नहीं बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है विद्युत धारा सूचित करने वाली युक्ति, तो यहाँ पे हो जाएगा गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा सूचित करने वाली युक्ति यानी कि डिवाइस होती है। आगे, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कौन बदलता है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 31 का डी नंबर, यानी कि विद्युत जनित्र, इलेक्ट्रिक जनरेटर जो है वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। नेक्स्ट, घरों में विद्युत आपूर्ति की आवृत्ति होती है, जो फ्रीक्वेंसी होती है घरों में विद्युत आपूर्ति की, वो कितनी हो जाती है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 50 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट होता है, ऐसा यूनिट वो होता है हर्ट्ज, तो ध्यान रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा 50 हर्ट्ज। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भूतार या अर्थ वायर जिसको अर्थिंग बोलते हैं,
सामान्यतः किस रंग का होता है? भूताड़ या अर्थवायर सामान्यतः किस रंग का होता है? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि हरा होता है। आगे सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि नर्मदा नदी, नर्मदा नदी पर। आगे पवनों का देश कहा जाता है, तो पवनों का देश किसको कहा जाता है? डेनमार्क को, यानी कि 35 का सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक है, तो जिस तरह से किलोवाट आवर मात्रक था ऊर्जा का, उसी तरह से इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी मात्रक है ऊर्जा का ही, तो आप इसको ज़रूर ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। बोल रहा है सीएनजी का पूर्ण रूप है, यानी कि फुल फॉर्म क्या है सीएनजी का? तो ध्यान रखेंगे कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सीएनजी का पूर्ण रूप फुल फॉर्म हो जाएगा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नेक्स्ट है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है, तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो उत्तरदायी है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है चूना जल का रासायनिक सूत्र है, चूना जल का रासायनिक सूत्र यानी कि 39 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा चूना जल, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि CaOH होल 2 इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, उदासीन विलयन का पीएच मान होता है, उदासीन विलयन का पीएच मान होता है, तो यहाँ पे 40 नंबर का ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 7। उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है, जबकि 7 से जो नीचे होता है वो अम्लीयता दर्शाता है, और 7 से ऊपर वो हो जाता है क्षारीयता यानी कि भस्मीयता दर्शाता है। तो ध्यान रखेंगे पीएच स्केल में 0 से लेकर के 14 तक ही इस स्केल में वैल्यू होता है। इसका जो खोज किया था वो किया था सोरेनसन ने, किसने किया था? सोरेनसन ने किया था। इसका जो आविष्कार किया था वो कौन किया था? सोरेनसन ने किया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। ग्लूकोज का आणविक सूत्र होता है, ग्लूकोज का आणविक सूत्र होता है, यानी कि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है ग्लूकोज का? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 41 का बी नंबर, यानी कि C6H12O6। ध्यान रखेंगे सुक्रोज फ्रुक्टोज जितने भी ग्लूकोज का टाइप है, चीनी का टाइप है, शुगर का, वो C6H12O6 ही उसका फार्मूला होता है। नेक्स्ट है पेट्रोलियम गैस एलपीजी का मुख्य अवयव है, पेट्रोलियम गैस एलपीजी यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का मुख्य अवयव है, तो ध्यान रखेंगे इसमें सबसे ज़्यादा ब्यूटेन होता है, यानी कि मुख्य अवयव जो है वो ब्यूटेन होता है। 42 का ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एथिल मरकैप्टन का सूत्र है, एथिल मरकैप्टन का सूत्र है, तो 43 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि C2H5SH, C2H5SH इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिरका में एसिटिक अम्ल की प्रतिशत मात्रा होती है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सिरका में एसिटिक अम्ल की प्रतिशत मात्रा होती है, यानी कि 44 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 6 to 8%, यानी कि 6 से 8%। अगला विटामिन सी में उपस्थित अम्ल है, तो विटामिन सी में जो उपस्थित अम्ल है वो है एस्कॉर्बिक अम्ल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 45 का सी नंबर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट निम्न में सबसे अधिक सक्रिय धातु है, सबसे ज़्यादा एक्टिव जो मेटल है वो इनमें से क्या है? तो वो है पोटेशियम, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, परबल अम्ल का उदाहरण नहीं है, यानी कि परबल अम्ल इनमें से कौन सा है? कहने का मतलब दुर्बल अम्ल है, तो यहाँ पे 47 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि H2CO3 ये आपका दुर्बल अम्ल है, यानी कि परबल अम्ल का उदाहरण नहीं है। आगे मुंह का पीएच डैश से कम नहीं होना चाहिए, तो मुंह का पीएच कितना रहना चाहिए? तो जनरली रहना चाहिए नॉर्मल पीएच वो 5.5 रहना चाहिए, यानी कि मुंह का पीएच 5.5 होना चाहिए। 48 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रक्त का पीएच मान होता है, तो रक्त का पीएच मान कितना हो जाता है? तो यहाँ पे 49 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 7.4। रक्त का पीएच मान जो हो जाता है वो 7.4 हो जाता है, तो आप इसको ज़रूर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है खाने का सोडा का सूत्र है, खाने का सोडा का सूत्र है, तो 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है खाने का सोडा का सूत्र है, तो 50 का ए नंबर हो जाएगा, यानी NaHCO3, NaHCO3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है,
कह रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको पीओपी भी बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि CaSO4.H2O हाफ H2O और CaSO4 ये दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो वैसे ज़्यादातर ऑप्शन में यही आता है, CaSO4.H2O ये ज़्यादा ऑप्शन में रहता है, तो ध्यान में रखेंगे आप। आगे बढ़ रहे, कमरे के ताप पर कौन सी धातु द्रव रूप में पाई जाती है? कमरे के ताप पर कौन सी धातु द्रव रूप में पाई जाती है? तो 52 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी कि मरकरी, जिसको पारा भी बोलते हैं, और इसका सिंबल है Hg, ध्यान रखेंगे। आगे कौन सी अधातु द्रव रूप में पाई जाती है? कौन सी अधातु द्रव रूप में पाई जाती है? तो 53 जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ब्रोमीन। 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ब्रोमीन ये अधातु है जो द्रव रूप में पाई जाती है। आगे सबसे प्रबल ऑक्सी कारक है, सबसे प्रबल ऑक्सी कारक है, तो ध्यान रखेंगे फ्लोरीन। फ्लोरीन सबसे प्रबल ऑक्सी कारक है, ऑक्सीडेंट सबसे प्रबल जो ऑक्सी कारक है वो है फ्लोरीन। आगे है उत्कृष्ट गैसें किस वर्ग में है? उत्कृष्ट गैसें किस वर्ग में है? तो उत्कृष्ट यानी इनर्ट गैस वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 18वां ग्रुप में। तो ध्यान रखेंगे पीरियोडिक टेबल में वर्गों की संख्या यानी कि ग्रुप की संख्या 18 होती है, जबकि पीरियड की संख्या, आवर्त की संख्या वो 7 होती है। ध्यान रखेंगे आप इसको। अगला क्वेश्चन कह रहा है हैलोजन तत्व किस वर्ग में है? हैलोजन तत्व किस वर्ग में है? तो जैसे ही इनर्ट गैस है उससे जस्ट पहले हैलोजन तत्व यानी कि 17 ग्रुप में है हैलोजन तत्व। अगला सहसंयोजक बंधन कितने प्रकार के होते हैं? तो जो सहसंयोजक बंधन होते हैं वो हो जाते हैं 3 प्रकार के, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे कैलेमाइन निम्न में किसका अयस्क है? तो कैलेमाइन जो है वो अयस्क हो जाता है जस्ता यानी कि जिंक का। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जस्ता यानी कि जिंक का कैलेमाइन ये अयस्क है। अगला क्वेश्चन कर रहा है क्रायोलाइट किसका अयस्क है? क्रायोलाइट किसका अयस्क है? तो 59 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एल्यूमिनियम। तो ध्यान रखेंगे। आगे पीतल मिश्र धातु में पाया जाता है, पीतल मिश्र धातु में पाया जाता है, तो क्या क्या पाया जाता है? तो यहाँ पे हो जाएगा कॉपर और जिंक। पीतल मिश्र धातु में क्या पाया जाता है? कॉपर और जिंक। तो आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं, पी ता जी, यानी कि पी से पीतल, ता से तांबा यानी कि कॉपर, और जी से जिंक, यानी कि पीतल में क्या क्या पाया था? तांबा और जिंक। ध्यान रखेंगे आप। अगला कह रहा है वायु में कार्बन की मात्रा पाई जाती है, वायु में कार्बन की मात्रा पाई जाती है, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 0.03% इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है बर्जीलियस ने जीवन शक्ति का सिद्धांत कब दिया? बर्जीलियस ने जीवन शक्ति का सिद्धांत कब दिया? तो 62 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1815 में, यानी कि 1815 में यह सिद्धांत दिया था। आगे एल्किल का सामान्य सूत्र होता है, एल्किल का सामान्य सूत्र होता है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि CnH2n+1, CnH2n+1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आवर्त सारणी में यानी कि पीरियोडिक टेबल में आवर्तों यानी पीरियड्स की संख्या होती है, तो पीरियड्स की संख्या 7 होती है, जबकि ग्रुप्स की संख्या 18 होती है। ध्यान रखेंगे। आगे है लेंथेनाइट्स में कितने तत्व हैं? लेंथेनाइट्स में कितने तत्व हैं? तो 65 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 15 तत्व हैं, यानी कि 15 मेटल्स हैं, 15 एलिमेंट्स हैं वहाँ पे, यानी कि 15 तत्व हैं। आगे है आधुनिक आवर्त सारणी के जनक किसे कहते हैं? आधुनिक आवर्त सारणी का जनक जो है वो किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे 66 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मोस्ले को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे क्योटो प्रोटोकॉल के सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया? क्योटो प्रोटोकॉल के सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया? तो 67 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 141। 67 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 141 देशों ने क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन में भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी, चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी, तो वैसे तो हुई थी उत्तराखंड से, लेकिन उत्तराखंड उस समय उत्तर प्रदेश का ही भाग था, इसलिए कहीं कहीं उत्तर प्रदेश भी रहता है। वैसे अगर उत्तराखंड आपके ऑप्शन में रहे तो उत्तराखंड को ही टिक आउट करना है। नेक्स्ट है एथिलीन है, एथिलीन है, यानी कि 69 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ओलिफिन है। एथिलीन क्या है? एक ओलिफिन है। नेक्स्ट है निम्न में कौन सा संक्रमण तत्व है, यानी कि ट्रांजिशन एलिमेंट इनमें से कौन सा है? तो 70 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आयरन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है, तो इसमें से सारा चीज़ आवश्यक है, इसलिए इस क्वेश्चन में डिस्कस नहीं करना है। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में उपोत्पाद के रूप में बनता है, यानी कि
एक तो उत्पाद बनता है, उसके बाद जो बनता है उसको उपोत्पाद बोलते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जो उपोत्पाद के रूप में बनता है वो है ऑक्सीजन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। 72 का बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है, यानी कि लीवर होती है। आगे गृहिणी छोटी आंत का डैश भाग है। गृहिणी जो है वो छोटी आंत का डैश भाग है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पहला भाग। गृहिणी छोटी आंत का पहला भाग है। आगे है ट्रैकिया का व्यास लगभग होता है। ट्रैकिया का व्यास लगभग होता है, तो 75 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 16 mm 16 मिलीमीटर होता है। ट्रैकिया का व्यास लगभग कितना हो जाता है? 16 मिलीमीटर। 75 का सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है निश्वास द्वारा निकली वायु में रहती है, यानी कि जब हम लोग सांस छोड़ते हैं तो उसमें निकली वायु में क्या रहती है? तो 76 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड रहती है। आगे आरबीसी का अन्य नाम है। आरबीसी का अन्य नाम है, यानी कि रेड ब्लड कॉर्पोसल्स का अन्य नाम क्या है? तो यहाँ पे हो जाएगा इरेथ्रोसाइट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 77 का ए। मानव हृदय में कितने वेश्म यानी कि कोष्ठ होते हैं? तो कितने होते हैं? 4 होते हैं। दायां अलिंद, बायां अलिंद और दायां निलय, बायां निलय। ऊपर वाला होता है अलिंद और नीचे वाला होता है निलय। तो ध्यान रखेंगे मानव हृदय में कितने वेश्म या कोष्ठ होते हैं? चैम्बर्स, तो 4 होते हैं, 4। ध्यान रखेंगे 78 का ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है सामान्य स्थिति में रक्तचाप होता है। तो सामान्य स्थिति में रक्तचाप हो जाता है आपका 120/80। सिस्टोल और डायस्टोल, सिस्टोल ये हो जाता है, ये डायस्टोल हो जाता है, यानी कि 120/80 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। तो वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा नेफ्रॉन। नेफ्रॉन हो जाएगा, जबकि न्यूरॉन यह ब्रेन में पाया जाता है, ब्रेन का सेल का नाम है वो। नेक्स्ट है मूत्र का पीला रंग डैश के कारण होता है। तो मूत्र का पीला रंग होता है यूरोक्रोम के कारण, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे मूत्र का पीला रंग डैश के कारण होता है, यानी कि यूरोक्रोम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, यूरोक्रोम। नेक्स्ट है फलों को पकाने में सहायक हार्मोन है। फलों को पकाने में सहायक हार्मोन है, तो फलों को पकाने में जो सहायक हार्मोन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एथिलीन। फलों को पकाने में सहायक हार्मोन कौन सा है? तो एथिलीन है। ध्यान रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहला मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम। ध्यान रखेंगे, इसमें मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है? सेरिब्रम है, या फिर इसको प्रमस्तिष्क भी बोला जाता है। तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम या प्रमस्तिष्क किस मस्तिष्क का भाग है? तो 83 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा अग्र मस्तिष्क, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मास्टर ग्रंथि किस निम्न में है? यानी कि निम्न में किसी मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि पिट्यूटरी ग्रंथि, यानी कि पीयूष ग्रंथि या फिर पिट्यूटरी ग्रंथि को ही क्या कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है एंड्रोजन है। एंड्रोजन है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा नर्लिंग हार्मोन, यानी कि एंड्रोजन क्या है? नर्लिंग हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरुष का सबसे प्रमुख जनन अंग है। पुरुष का सबसे प्रमुख जनन अंग है, यानी कि 86 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विर्शन। 86 का राइट आंसर हो जाएगा। पुरुष का जो सबसे प्रमुख जनन अंग है वो है विर्शन, यानी कि टेस्टेस। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो वैसे आपको बोर्ड एग्जाम में 80 क्वेश्चंस को ही देखने को मिलेंगे, लेकिन मैं यहाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस लेके आया हूँ और ज़्यादातर क्वेश्चन आपको इन्हीं में से देखने को मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ध्यान रखेंगे जो पुरुष का सबसे प्रमुख जनन अंग है वो है विर्शन, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है पुंकेसर के अग्रभाग को कहते हैं। पुंकेसर के अग्रभाग को कहते हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रागकोश कहते हैं। अगला क्वेश्चन है नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से बनता है। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से बनता है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जाइगोट बनता है। नर युग्मक और मादा युग्मक के जो संयोजन से बनता है वो है जाइगोट। आगे मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्न में किसका पाचन नहीं कर पाते हैं? तो ध्यान रखना है सेल्यूलोज का पाचन, मनुष्य या कोई भी मांसाहारी जीव सेल्यूलोज का पाचन नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट मानव में गर्भ की अवधि होती है। मानव में गर्भ की अवधि होती है, तो यहाँ पे हो जाएगा 270 डेज, यानी कि 270 दिन। अगला क्वेश्चन कह रहा है ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण है। ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण है, तो यहाँ पे 91 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हाइपरटेंशन।
ध्यान रखेंगे, हाइपोटेंशन नहीं, हाइपरटेंशन के कारण ही ब्रेन का हेमरेज होता है। नेक्स्ट है पादप वृद्धि हार्मोन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पादप वृद्धि हार्मोन है तो जिब्रेलिन को कहा जाता है पादप वृद्धि हार्मोन। नेक्स्ट है फॉर्मिक अम्ल का आयुपेक नाम है, IUPAC नाम जो है वो फॉर्मिक अम्ल का क्या है, तो 93 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मेथेनोइक एसिड जो है IUPAC नाम है फॉर्मिक एसिड का। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में दुर्बल अम्ल है, निम्न में दुर्बल अम्ल है, तो 94 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एसिटिक एसिड, क्योंकि हम लोग जानते हैं एसिटिक एसिड पाया जाता है सिरका में और उसको हम लोग खाने में यूज़ करते हैं। सिरका में 6 to 8% एसिटिक एसिड पाया जाता है, ध्यान रखना है। अगला है मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन निम्न में किसमें होता है, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन निम्न में किसमें होता है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा यीस्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगर मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या होती है तो ध्यान रखना यहाँ पे जोड़े में दिया हुआ है, अगर जोड़े में दिया हुआ है तो 23 यानी 23, अगर ऐसे बोले जोड़े में न दिया रहे तो 46 हो जाएगा, यानी कि क्रोमोसोम की संख्या जो होती है जोड़े में 23, यानी कि कहने का मतलब मनुष्य में कितने जोड़े क्रोमोसोम पाए जाते हैं, तो 23 यानी कि 23, और मनुष्य में कितने क्रोमोसोम होते हैं तो 46 हो जाएगा, तो आप इसको ज़रूर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है निम्न में अजैव घटक नहीं है, निम्न में अजैव घटक नहीं है, तो 97 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि O4, सॉरी यहाँ पे 97 का हो जाएगा सी, यानी कि पौधे। निम्न में अजैव घटक नहीं है तो पौधे अजैव घटक नहीं है, जबकि ये जैव घटक है। आगे ओजोन का सूत्र है, तो ओजोन का सूत्र जैसे कि आप सभी जानते हैं क्या हो जाएगा O3, ओजोन का सूत्र क्या होता है O3 हो जाता है। नेक्स्ट है ओजोन परत का अवक्षय के लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेवार है, ओजोन परत का जो हानि हो रहा है उसके लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेवार है, तो वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी कि CFC, क्या हो जाएगा 99 का बी नंबर, यानी कि CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला क्वेश्चन है आनुवंशिकी का पिता किसे कहा जाता है, आनुवंशिकी का पिता किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा चार्ल्स डार्विन, आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है चार्ल्स डार्विन को। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने मोस्ट इम्पोर्टेंट 100 ऑब्जेक्टिव साइंस का कवर किए हैं, और आज के बोर्ड एग्ज़ाम में आपको इन्हीं में से ऑब्जेक्टिव्स देखने को मिल जाएगा, तो आप इसको ज़रूर ध्यान से देख लेंगे सारा क्वेश्चंस को एक दो बार, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, इसको लाइक कर दें, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।